गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी आदर्शवाद की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज की बात करते हैं, ये हमारी आज क्लास सेकंड है, कल की क्लास फर्स्ट थी। अब बात करते हैं आदर्शवाद के उद्देश्य की, ठीक है। आदर्शवाद के शिक्षा में क्या उद्देश्य थे, तो कुछ चार उद्देश्य बताए हैं। पहला है आत्म अनुभूति। तो आत्म अनुभूति का क्या मतलब है कि आदर्शवादी जो थे वो मानते थे कि व्यक्ति के स्वयं को जाने, उनकी स्वयं की आत्मानुभूति हो, स्वयं के विचारों को समझे, उसका सर्वांगीण विकास हो और जो भी उसके विकास की चरम सीमा है उसको प्राप्त करे, ठीक है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से तात्पर्य है कि जो संस्कृति होती है उसका विकास करें और जो संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित करें, ठीक है। अगला है चिरंतर मूल्यों की प्राप्ति। तो इसका मेनली मतलब जो है शाश्वत मूल्यों से है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति है। अब बात करें पवित्र जीवन की प्राप्ति, मतलब जो भी जीवन में जो भी एक उत्तम चरित्र हो, उत्तम जीवन जिए, ठीक है। ये सभी उसकी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम की, ठीक है। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या बताया है, तो पहली चीज़ बौद्धिक क्रियाओं के बारे में बताया है, सौंदर्यात्मक क्रियाओं के बारे में बताया है और नैतिक क्रियाओं के बारे में बताया है। तो बौद्धिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, भाषा आता है, साहित्य आता है, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। और सौंदर्यात्मक कला के अंतर्गत कला और कविता आते हैं। नैतिक क्रियाओं की बात करें तो धर्म, अध्यात्म और नीति शास्त्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एक आदर्शवादी विद्वान थे, उन्होंने, जिनका नाम था टीपी नन ने शिक्षा की जो ये 3 क्रियाएं थी, इन्होंने 2 क्रियाओं को महत्व दिया था। कौन कौन सी? पहली क्रिया के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक और धार्मिक, ठीक। अब दूसरी बात करें तो दूसरी जो इनकी क्रिया थी, उन्होंने कहा विशेष प्रकार की रचनात्मक क्रियाएं होनी चाहिए, जैसे विज्ञान, कला और गणित, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली शिक्षण विधियाँ, ठीक है। सुकरात, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रश्नोत्तर विधि है। प्लेटो ने संवाद विधि दिया था, हीगल ने तर्क विधि दिया था, हार्वर्ड ने अनुदेशन विधि दिया था, फ्रॉबेल ने खेल विधि दिया था और अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दिया था। अब देखिए एक एक को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर करके चीज़ों को समझना। प्लेटो संवाद विधि, संवाद करके किसी चीज़ को समझना। तर्क विधि के अंतर्गत जो कि हीगल ने दिया था, इसमें मेनली कोई भी टॉपिक होता है उसका तर्क वितर्क करके क्या नाम है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। हार्वर्ड ने अनुदेशन विधि दिया था, फ्रॉबेल ने खेल विधि दिया था, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दिया था। अच्छा, ये चीज़ें समझ रहे हैं ना। आगमन निगमन विधि को एक बार समझा देते हैं। तो आगमन निगमन विधि में क्या था, देखिए, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, देखिए अलग से बता देते हैं। कहाँ बता दें, यहीं बता देते हैं। आगमनात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं, ठीक। और दूसरा बात करें निगमनात्मक विधि की, तो निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। अब देखिए समझ लीजिए, पहले तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ पे निगम आया है वहाँ से नियम शुरू हुआ है, ठीक है। आया है तो उससे उदाहरण, मतलब नियम को याद रखिए कि नियम निगमनात्मक आएगा तो नियम से शुरू होगा, तो दूसरा आप समझी जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई टॉपिक है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कठिन है,
तो उसको सबसे पहले इजी वे में उदाहरण दे के समझाएं, फिर उसके नियम को समझाएं, तो आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे और हम वो चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा आगमनात्मक विधि। अब बात कर रहे हैं निगमनात्मक विधि की। तो निगमनात्मक विधि में क्या होता है कि पहले नियम को बता देते हैं, जैसे मैथ में बता देते हैं। तो मैथ में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग किसी फार्मूले को सीखते हैं, उसके बाद उससे हम उदाहरण के तौर पर फिर उसके मतलब सॉल्यूशन को हल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम नियम को जानेंगे, उसके बाद हम उदाहरण को करेंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं, ये हटा देते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि आप समझ गए। अब बात करते हैं आदर्शवाद के गुणों की। ठीक है, तो आदर्शवाद के गुणों की बात करें तो आदर्शवाद कहते हैं कि देखो पहले ही बोल दिया है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है वो हमारे मतलब मनुष्य के अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर निकालना होता है सिर्फ। तो आदर्शवादी ने वही बोला है कि जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनका स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास। ठीक है, सिंपल है। और हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करें। ठीक है, और उससे फिर उनके अध्यात्म का विकास हो। सत्यम शिवम सुंदरम बताया ही था, बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक जो शिक्षा होती है उसको पाना। रचनात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति के अंतर्गत देखिए, रचनात्मक क्या होता है कि किसी चीज़ की रचना करना। मतलब कोई विद्यार्थी है या कोई भी छात्र है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान है, वो किसी चीज़, नई चीज़ की खोज करता है या उसके मौलिक विचार होते हैं, उससे कोई चीज़ बनाता है या उसकी रचना करता है, उसे रचनात्मक शक्ति कहते हैं। मतलब लोग नए नए तरीके से सोच सकें। ठीक है, ये होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये लोग अनुशासन के तौर पे आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। मतलब जो व्यक्ति है वो खुद से अनुशासित रहे और खुद से अपने आप को नियंत्रित रखे और क्या बोलते हैं, मक्कारी ना दे। ठीक है, मतलब वो हर चीज़ को ध्यान से मतलब सीरियसली ले। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक की। तो यहाँ शिक्षक की जो भूमिका है वो प्रमुख है और छात्र की भूमिका वो गौण है। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवाद की सीमाओं की। ठीक है, इन्होंने कहाँ तक बात कह पाई है। अब देखिए, आदर्शवाद जो है क्या बोलते हैं, अमूर्त उद्देश्यों का निरूपण करता है। अमूर्त उद्देश्य का निरूपण से मतलब ऐसी दो मूर्त चीज़ें जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, वो अमूर्त हो गई और मूर्त हो गई। अब अमूर्त की बात करें जो परे होती है चीज़ें, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो वो हमारी अमूर्त के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, ऐसे उद्देश्यों की इन्होंने बात कही और इन्होंने बोला कि इनके जो उद्देश्य होते हैं वो भविष्य से संबंधित रखते हैं कि भविष्य में तुम्हारा अच्छा होगा, भविष्य में तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वर्तमान से कोई लेना नहीं देना, वर्तमान में सिर्फ तपस्या करो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरे नंबर की बात करें, आध्यात्मिक विषय पर बल दिया इन्होंने। मतलब वही चीज़ है ना, अध्यात्म में ज़्यादा बल देते थे और विज्ञान और तकनीकी की इन्होंने उपेक्षा की, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी कहीं ना कहीं ये लोग मानते थे ये भौतिकवाद से संबंधित है। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा आपका आदर्शवाद था। ठीक है, अब बात करते हैं हम, कुछ टर्म हैं जो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के अंतर समझ लीजिए। आदर्शवाद आपका ख़त्म हो गया। इन पॉइंटों से एक तरीके का आपको सार मिल जाएगा कि क्या चीज़ें आदर्शवाद के अंतर्गत आती थी और क्या चीज़ है हमारी आदर्शवाद। ये 10-11 पॉइंट हैं और वही हम प्रकृतिवादी को भी समझ लेंगे कि प्रकृतिवादी क्या होते हैं और क्या इनमें अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आदर्शवाद की और प्रकृतिवाद की। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आदर्शवाद जो है वो विचारों को महत्व देते हैं, लेकिन प्रकृतिवादी जो है वो भौतिक पदार्थों को महत्व देते हैं। ठीक, अगला है जगत। ये लोग मानते हैं कि जगत की रचना है जो विचारों और प्रत्ययों से मानते हैं। मतलब पहले बोला था कि वस्तु से पहले विचार आए। मतलब
कोई चीज़ बनाने से पहले उसका दिमाग में विचार आता है। तो ठीक है, तो इन्होंने माना कि कोई जगत में भी कोई भी रचना की जाती है तो वो हमारी विचारों से की जाती है, या माने अगर सृष्टि की भी रचना है तो ईश्वर ने भी पहले विचार किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद मानते हैं कि ये पदार्थ और परमाणु से बना है। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो परमाणुओं से बनी है, मतलब ये लोग साइंटिफिक बातें करते हैं। ठीक है, ये लोग भौतिक जगत को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल पूरी तरह से अस्वीकार तो नहीं कह सकते, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं डालते, बल नहीं डालते। मेनली बल ये लोग क्या बोलते हैं, अध्यात्मवाद को देते हैं, आध्यात्मिक जगत को देते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत को ही प्रमुख मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लोग आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रकृतिवादी जो हैं वो नास्तिक हैं। वो जानते हैं कि जो हमें दिख रहा है वही सच है, मूर्त चीज़ों पे ये लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शाश्वत मूल्यों पर बल देते हैं। शाश्वत मूल्यों की बात, वही सत्यम शिवम सुंदरम की बात कहें। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकृतिवादी। तो प्रकृतिवादी प्रकृति में आस्था रखते हैं, कि मतलब ये लोग मानते हैं कि जो प्रकृति देती है वही चीज़ों, प्रकृति की अच्छे के, मतलब जो भी करती है प्रकृति वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, और प्रकृति ही सर्वोपरि है। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, मनुष्य प्रकृति की सर्वोच्चतम रचना है। ठीक, ये मानते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति की जो सर्वोच्चतम रचना है वो मनुष्य है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जो है वो एक उन्नत पशु है। मतलब जैसे बाकी लोग हैं, जैसे बाकी प्राणी हैं, वैसे ही मनुष्य है, लेकिन मनुष्य क्या हो गया, वो उन्नत हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं, ये लोग शिक्षा को प्रमुख स्थान देते हैं। ठीक है, शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ये प्रकृति को प्रमुख मानते हैं, क्योंकि ये प्रकृतिवादी हैं, ये लोग प्रकृति को महत्व देते हैं। ठीक, ये लोग शिक्षक, इसमें शिक्षक प्रमुख होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, जैसे अभी बताया था, शिक्षक का स्थान प्रमुख और छात्र का स्थान गौण। लेकिन इसमें क्या होता है, छात्र प्रमुख होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक का अस्तित्व ही नहीं होता है। मतलब अस्तित्व क्या है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकृतिवादी बोलते हैं कि जो छात्र है वो प्रकृति की गोद में या प्रकृति के सानिध्य में रहकर सीखे, स्वतंत्र रूप से सीखे, उस पर किसी तरह की कोई भी बाउंडेशन ना लगाई जाए। जैसा सीख रहा है वो सीखने दो, गलत सीख रहा है वो उसका परिणाम से ही वो फिर सही सीखने लगेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, इनके जो विषय थे वो आध्यात्मिक एवं साहित्यिक विषयों पर बल देते थे आदर्शवादी। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं प्रकृतिवादी की। तो प्रकृतिवादी विज्ञान, कृषि और प्राकृतिक अध्ययन, जो ईवीएस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उस पर बल देते हैं। और मेनली बात करें तो आदर्शवाद क्या करते हैं, विज्ञान और तकनीकी पे बल नहीं देते, उसकी उपेक्षा करते हैं। वहीं पे ये लोग विज्ञान और तकनीकी को बल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुशासन की। ठीक, यहाँ प्रभावात्मक अनुशासन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र अनुशासन होता है। स्वतंत्र अनुशासन मतलब इस पे कोई अनुशासन ही नहीं होता, मतलब एक तरीके से फ्रीली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आदर्शवाद में क्या होता है, वो लोग आत्मनियंत्रण होते हैं, आत्म अनुशासित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्शवाद। वो बोलते हैं कि हाँ, विद्यालय का अस्तित्व मतलब विद्यालय का अस्तित्व है, और इस पे बल देते हैं ताकि हम, विद्यालय वह जगह है जहाँ पे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ये कमेंट करिए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, अगला है और जो प्रकृतिवादी हैं वो मानते हैं कि नहीं, विद्यालय जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम प्रकृति की गोद में बालक या कोई भी प्राणी, मनुष्य जो है वो फ्रीली सीखता है, और उस पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो हम बता दें, विद्यालय में जो है हमारी वो कैसी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, निश्चित समय, स्थान और निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित लोगों को दी जाने वाली शिक्षा। और जो प्रकृति की बात करें तो वो कैसी है, वो एक अनौपचारिक शिक्षा है, जो कि किसी वक्त कहीं भी सीखी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और यहाँ से हमारा आदर्शवाद ख़त्म होता है, कल हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, तो जुड़े रहिए। और आई होप अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई सजेशन है तो उसके लिए कमेंट करें। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।